हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल रेली वाले बाबा में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र को लेके कि किस तरीके से हम ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर पाते हैं। तो दोस्तों, सबसे जो मेन चीज़ है उस पर हम बात कर लेते हैं आज। तो किस प्रकार से हम ऑन रिक्वेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और इसमें कितने प्रकार के ट्रांसफ़र होते हैं और उनका प्रोसेसिंग किस प्रकार होता है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र यानी कि हमारी खुद की रिक्वेस्ट होती है जिसके बेसिस पे हम लगाते हैं, और इसके बेसिस पे हम एक तीन टाइप के ट्रांसफ़र होते हैं जिनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। पहला इंटर रेलवे ट्रांसफ़र, दूसरा इंटर डिविजनल और तीसरा इंटर डिविजनल ट्रांसफ़र। इसमें दोस्तों जो मेन मुख्य बात है वो ये होती है कि जो आपका इंटर रेलवे ट्रांसफ़र होता है वो होता है एक जोन से दूसरे जोन में। यानी कि अभी आप सपोज कीजिए कोई एसडब्ल्यूआर में या फिर कोई दूसरे जोन में काम कर रहा है, तो वो वहां से किसी दूसरे जोन में जाने के लिए, एनडब्ल्यूआर में जाने के लिए, ट्रांसफर के लिए अप्लाई करता है। दूसरा जो ट्रांसफर होता है वो होता है इंटर डिविजनल ट्रांसफर। यानी कि आप सेम जोन में बस एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में आप जाना चाहते हो तो इंटर डिविजनल ट्रांसफर अप्लाई करते हो। इसके बाद में जो तीसरा ट्रांसफर आता है इंट्रा डिविजनल ट्रांसफर, उसमें यह होता है कि आप अपने ही डिवीजन में, मतलब सेम डिवीजन में, आप एक स्टेशन से या फिर एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाना चाहते हो, तब जाके आप इंट्रा डिविजनल ट्रांसफर अप्लाई करते हो। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या आपको अपलोड करना होता है, और किन एम्प्लॉय का अक्सर ये रिजेक्ट हो जाता है और रिटर्न होकर वापस आ जाता है, इसकी चर्चा करते हैं वीडियो के आगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एच आर एम एस लॉगिन कर लेते हैं। एच आर एम एस लॉगिन करने के बाद में फ्रेंड्स हम पहुंच जाते हैं हमारे इस वाले इंटरफेस पे, जैसा कि बेसिकली होता है। हाँ, यहाँ पे आने के बाद में दोस्तों फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस करके। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के पश्चात में आपको यहाँ पे दिख रही होगी तीन चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। माई चेंज रिक्वेस्ट, व्यू माई एडिट डिटेल्स, माई ऑफिस ऑर्डर, म्यूचुअल ट्रांसफर रिक्वेस्ट। इसमें देखिए ये ऑप्शन नीचे से सेकंड नंबर का ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर एप्लीकेशन, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है फ्रेंड्स। वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के पश्चात फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे करके आपको एक टैब दिख रहा होगा न्यू एप्लीकेशन का। इस पे आपको क्लिक करना है। देखिए, इससे पहले मैंने बहुत सारे जो फॉर्म है वो पहले ही ट्रांसफ़र के लगाए हुए हैं, तो वो कैसे मैंने लगाए थे उसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वो तीन चार पांच फॉर्म पहले लगाए हुए थे। कोई लिमिट होता नहीं है इनका, कितने आप लगा सकते हो कितने नहीं लगा सकते हो, फिक्स नहीं है। आप जितने चाहो अपनी मन मर्जी से 5-10 लगा सकते हो, नियर बाय आपके जो भी डिवीजन पड़ता है, जो भी रेलवे आपके अंडर में पड़ रहा है, मतलब पास में पड़ता है, आपके जो भी घर है उसके नज़दीक। तो फ्रेंड्स चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो जैसे ही आप न्यू एप्लीकेशन वाले पे उस पर क्लिक करते हैं तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने आता है। ये सब बाय डिफ़ॉल्ट आपकी डिटेल भरी हुई होती है। इसमें देखिए आपके ये ऑप्शंस हैं। अपॉइंटमेंट डेट, अगर आप इंटर रेलवे रिक्वेस्ट का ट्रांसफ़र लगा रहे हो तो कुछ रेयर केस के अलावा ही आप 5 साल के पहले लगा सकते हो। वो कौन कौन से ट्रांसफ़र ग्राउंड होते हैं जिनके लिए आप लगा सकते हो। अदरवाइज आप जिस दिन आपको पूरे कंप्लीट 5 साल हो जाएंगे उस दिन ही आप अप्लाई कर पाते हो। जैसे 15/6 को हो रहे हैं तो आप 14 की नाइट को, मतलब 12:01 में आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हो इंटर रेलवे के ट्रांसफ़र के लिए। अगर आप स्पाउस ग्राउंड या फिर कोई डिसेबल चाइल्ड वो सभी को छोड़ के लगाते हो तब भी। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी बाय डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाती है। ये आपका एच आर एम एस आई डी हो गया, ये आपका पी एफ नंबर हो गया, आपका डीओबी का डिटेल वगैरह, आपका जो भी प्रेजेंट टाइम में डेजिनेशन है वगैरह वो सभी यहाँ पे दे रखा है, एम्प्लॉय का नेम वगैरह। इसके बाद में आप किस मोड के थ्रू अपॉइंट हुए, अगर आप आरआरबी के थ्रू हुए तो आरआरबी, नहीं तो आरआरसी तो आरआरसी आपका आ गया। क्या आपका भाई प्रेजेंट टाइम में लेवल है वो। तो दोस्तों, ट्रांसफर के लिए जो दो मेन चीज़ें जरूरी होती है उसके बारे में हम डिस्कस पहले के वीडियो में कर चुके हैं। एक प्रेजेंट एड्रेस, और जो दूसरी चीज़ होती है आपका बेसिक पे, मतलब प्रेजेंट टाइम में जिस टाइम पे आप लगा रहे हो उस टाइम पे वो इनिशियल पे आपका अपडेट है कि नहीं है, वो कंपलसरी फ्रेंड्स। अगर वो अपडेट नहीं होता है तो आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। देखिए, उसके बाद ये सभी बाय डिफॉल्ट भरा हुआ रहता है। इसके बाद स्टाफ टिकट नंबर करके ऑप्शन आ रहा है, इसमें आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद है तो भर दीजिए, नहीं तो ये बाकी कुछ कुछ डिपार्टमेंट में चलता है, सभी में नहीं चलता है। यहाँ पे आपका करंट यूनिट जो भी होता है वो आ जाता है। आपका लीन जोन, यानी कि किस रेलवे में आप प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हो। सपोज कीजिए मैं एसडब्ल्यूआर में काम कर रहा हूँ, एसडब्ल्यूआर के मैसूर डिवीजन में, तो मेरा लीन डिवीजन और लीन जोन दोनों करके यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद आप किस प्रेजेंट बिल यूनिट में के अंतर्गत आप आते हो, तो उसका बिल यूनिट यहाँ पे भरा हुआ होना चाहिए, जो कि बाई डिफॉल्ट करके आ जाता है।
उसके बाद में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आपका अपडेट नहीं है उसमें तो आप अपडेट करवा लीजिए ट्रांसफर अप्लाई करने से पहले, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। इसके बाद में इसमें आपका एक बाय डिफॉल्ट भी ऑप्शन होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, आपका लास्ट का क्वालिफिकेशन है। अगर बीए है एसआर में ऐड तो आप बीए यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं है तो आप 10th करके डाल सकते हो, या फिर 12th जो भी आपका लास्ट एजुकेशन आपने एसआर में एंट्री करवाया है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। इसके पश्चात एक और ऑप्शन जो आप देख रहे हो यहाँ पे कि वेदर हैविंग टाइपिंग प्रोफिशिएंसी एप्लीकेबल फॉर जूनियर सीनियर क्लर्क है। ये कुछ फ्रेंड्स इस प्रकार की चीज़ें जो होती है ये ऑफिशियली कुछ मिनिस्ट्रियल स्टाफ टाइप के होते हैं, तो उनके लिए ऐसा होता है कि फिर भी अगर आपके पास अगर आपको टाइपिंग स्किल है तो आप इसके लिए नो की जगह यस कर सकते हो, अदरवाइज आप नो रहने दीजिए। अगर आपको टाइपिंग आती है तो आप यस कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है, अदरवाइज नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आने के पश्चात आपको टाइप ऑफ ट्रांसफर में यहाँ पर भरना होता है। अगर आप इंटर रेलवे के लिए जाना चाहते हो तो आप इंटर रेलवे यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके पश्चात आपको रेलवे जोन, किस जोन में जाना है, सपोज कीजिए आप कुछ किसी भी, जैसे मैं एनडब्ल्यूआर जोन में जाना चाहता हूँ तो आप एनडब्ल्यूआर यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे आ गया यहाँ पे। इसके पश्चात किस रेलवे यूनिट में, मतलब कौन सा डिवीजन या फिर कुछ वर्ष वगैरह किस में आप जाना चाहते हो। सपोज कीजिए मैं जाना चाहता हूँ इसमें कुछ भी, जैसे यहाँ पे देखिए जोधपुर डिवीजन में जाना चाहता हूँ तो जोधपुर डिवीजन सेलेक्ट कर लिया उसका। इसके पश्चात यहाँ पे स्टेशन, अगर आप स्टेशन प्रेफरेंस देना चाहो तो दे सकते हो, कि जैसे जोधपुर डिवीजन में आप किसी सेक्शन या कोई देना चाहते हो तो यहाँ पे दे सकते हो, कोई कंपलसरी इश्यू नहीं है कि आप कम दो ही से, नहीं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बाद में इसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो उसी डिपार्टमेंट में जा पाओगे। यानी कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो आपका ट्रांसफर ओनली और ओनली सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही होगा। आप सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आपका जैसे कुछ डेजिग्नेशन चेंज कर सकते हैं, जैसे इसी के अंतर्गत कुछ लोग पियोन वगैरह भी होते हैं जो सिविल इंजीनियर से कुछ स्टोर के वॉचमैन भी होते हैं, या फिर कुछ ट्रैक मशीन वगैरह भी होते हैं, तो वो सब कुछ आप डाल सकते हो। लेकिन कुछ रेयर केस में आपको होता है कि आपको एनओसी मिल पाता है, अदरवाइज आपको एनओसी ओनली ऑन आप जिस प्रेजेंट पोस्ट पे काम कर रहे हो उसी के लिए आपको एनओसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको करना ये होता है कि जो भी डेजिग्नेशन नेम होता है कि आप किस में क्या जाना चाहते हो, उसके लिए आपको बेसिकली ध्यान ये देना होता है कि आपके प्रेजेंट टाइम में किस ग्रेड पे काम कर रहे हो। सपोज करो अगर आप TM2 हो तो भी आपको क्या करना है कि आप अगर यहाँ पे TM2 में हो तो आप वहाँ पे TM4 में ही जा सकते हो। यानी कि बॉटम सीनियरिटी का जो रूल होता है उसको आपको फॉलो करना है। अगर आपने गलती से आप TM2 में हो और सेम TM2 ही आप डाल देते हो यहाँ पर डेजिग्नेशन नेम में भी, मतलब जिसमें आप जाना चाहते हो, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। इसलिए बॉटम सीनियरिटी का ध्यान रखना है। आप भले ही से 18 ग्रेड पे से 2800 ग्रेड पे पहुंच गए हो प्रमोशन ले लेके, लेकिन आपको बॉटम सीनियरिटी में वहां पे जा पाओगे, अदरवाइज आपका ट्रांसफर एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। ये सभी होने के बाद में आपको अगला ऑप्शन आप देख रहे हो कि आप यहाँ पे आपका खुद का फोटो अपलोड करना होता है और यहाँ पे आपको साइन करने होते हैं। इसके बाद में जो मेन ऑप्शन है ये वाला ट्रांसफर ग्राउंड का, देखिए फ्रेंड्स ट्रांसफर ग्राउंड के ऑप्शन में देखिए 4-5 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। फिजिकली हैंडीकैप्ड रेलवे सर्वेंट कैरीज वेयर टू डिसेबल चाइल्ड, स्पाउस ग्राउंड का, और विडोज अपॉइंटेड ऑन कंपेंसेटर ग्राउंड। अब आप बोलोगे कि सर इसमें एक ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, कि कौन सा, कि सर इसमें हम ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगाना चाहते हैं इंटर रेलवे, तो उसमें ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर आना चाहिए अगर 5 साल हो रहा है तो ये ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है। पहले के जो एप्लीकेशन लगे थे बहुत सारे उसमें ऑन रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा था जैसे आपके 5 साल कंप्लीट होते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आपको ट्रांसफर का कोई सा भी ग्राउंड सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि बाकी के 4 जो ग्राउंड इसमें आ रहे हैं उनके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। अगर सपोज कीजिए आप स्पाउस ग्राउंड के लिए एलिजिबल हो तो आप स्पाउस ग्राउंड का आप ऑप्शन इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं हो तो आप कुछ भी ग्राउंड सेलेक्ट नहीं करना है, ऑटोमेटिक आपका ऑन रिक्वेस्ट ही वो ट्रांसफर का एप्लीकेशन माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में इसमें जो दूसरा ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हो कि अपलोडिंग सपोर्टिव डॉक्यूमेंट मांग रहा है। अब अपलोडिंग सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में आपको क्या अपलोड करना है, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, अगर आप नॉर्मल ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर का वो लगा रहे हो तो आप एक लेटर लिख के उसको अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। उसमें आपका जो भी है आप आपके DPO से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि ऐसी ऐसी बात है, सब्जेक्ट में ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर एप्लीकेशन करके आपका जो भी रीजन है, आप क्यों जाना चाहते हो जल्दी, आपके माता पिता बीमार है या फिर और कोई सिचुएशन है, या फिर आपका क्या जो प्रॉब्लम है वो आप मेंशन कर सकते हो। अब स्पाउस ग्राउंड के केस में क्या होता है कि सर अगर आप स्पाउस ग्राउंड से जाना चाहते हो ना, तो यहाँ पे आपकी वाइफ का, जो भी आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाइफ है, उसका ID प्लस आप उसके जो भी डिपार्टमेंट से एक लिखा हुआ एक मतलब लेटर पैड पे या फिर उस पर लिखा हुआ उसका एक घोषणा पत्र होता है कि वो जो भी जिसके अंडर में, जिस डिपार्टमेंट के अंडर में आपकी वाइफ काम कर रही है, वो एक रिटर्न में देगा कि इस नाम की जो इसकी वाइफ है ये हमारे अंडर इस डिपार्टमेंट में काम कर रही है, इतने सालों से कार्यरत है। तो उन सबका आप एक जीरोक्स बना के, मतलब एक PDF बना के उसको आप ID कार्ड को और उस घोषणा पत्र जो भी लेटर पैड पे लिखा होता है वो, और उसका और भी कुछ आधार कार्ड वगैरह जो भी होता है, उन 2-3 चीज़ों का सभी का आप PDF बना के इसमें अपलोड कर दोगे तो आपका एक सॉलिड प्रूफ हो जाएगा चेक करने के लिए ट्रांसफर स्पाउस ग्राउंड के लिए।
बाकी ऑन रिक्वेस्ट में कोई ऐसा जरूरी नहीं है। बाकी इसके अलावा अगर आप दूसरा जो आप डिसेबल चाइल्ड का उनका उस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, तो उस वाले ऑप्शन में भी आपको करना क्या होता है ना कि जैसे हाँ, अगर आप डिसेबल चाइल्ड का लगा रहे हो तो उसमें आपको आपके बच्चे का जो भी डिसेबल है उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा कि मेरा बच्चा इतना परसेंट 40%, 50 या 60% डिसेबल है, इसलिए मैं ट्रांसफर के लिए जल्दी जाना चाहता हूँ। या फिर आप कुछ विडो जो भी अपॉइंटमेंट होती है लेडीज वगैरह, तो उनको भी अपना विधवा या परित्यक्ता का परिणाम मतलब सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा कि मैं ऐसे विधवा हूँ और मैं इस टाइम पे ऐसे अपॉइंटमेंट हुई थी, इसलिए मैं जल्दी जाना चाहती हूँ। तो उस केस में आपका ट्रांसफर बहुत फास्ट प्रोसेस होगा और आपको एनओसी मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जब आपका डिपार्टमेंट आगे वाला आपको एनओसी दे देता है जिस भी जोन में जाना चाहते हो, तो यहाँ का जो रिलेवेंट डिपार्टमेंट जिसमें आप प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हो वहां से जाने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स। इसके बाद में जो एक अगला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कम्युनिकेशन डिटेल्स का, तो फ्रेंड्स ये सबसे मेन चीज होती है ट्रांसफर के लिए। ट्रांसफर के लिए जो सबसे मेन चीज होती है वो होती है आपका प्रेजेंट एड्रेस। फ्रेंड्स जिस किसी का भी प्रेजेंट एड्रेस अपडेट नहीं है वो अपने एचआरएमएस में अपना प्रेजेंट एड्रेस अपडेट करवा लीजिए, अदरवाइज आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी आप किसी भी सिचुएशन में नहीं कर पाओगे। इसलिए आपका प्रेजेंट एड्रेस के बारे में हमने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख लीजिए किस प्रकार आपका प्रेजेंट एड्रेस आपको फिल करना होता है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं, उन सभी के बारे में चर्चा हम पहले की वीडियो में कर चुके हैं। एक बार आप उनको देखिए, प्रेजेंट एड्रेस और इनिशियल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्या वो होती है, उसके पश्चात आप किसके लिए अप्लाई कर पाओगे। ये सभी होने के पश्चात में यहाँ को आपको देखिए ये एक चेक बॉक्स करके दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के पश्चात में जो लास्ट आपका जो भी सुपरवाइजर है, यहाँ पे आपको आपके सुपरवाइजर का एचआरएमएस आईडी जो भी आपका है, एबीसीडी जो भी आपका रिलेवेंट सुपरवाइजर है उसका आपको वो डालना होगा आईडी। और वो आईडी डालने के बाद में यहाँ उसका वो नाम आ जाएगा। तो जैसे वो नाम आ जाएगा उसके पश्चात आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है कि आपका ही सुपरवाइजर है ना, क्योंकि बहुत से केस में ऐसा देखने को मिलता है कि एक ही नाम के बहुत सारे सुपरवाइजर होते हैं किसी यूनिट में। तो इसलिए वो आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है अच्छे से कि वो आपका सुपरवाइजर है कि नहीं। आपका जो भी सुपरवाइजर या इंचार्ज उनसे एक बार कंफर्म कर लीजिए कि सर आपका एचआरएमएस आईडी यही है ना, गलती से दूसरे के फॉरवर्ड नहीं हो जाए ताकि आपको सीनियरिटी पे लॉस हो जाए। क्योंकि जिसका एप्लीकेशन पहले लगेगा और जहां पे भी आपका जो रिलेवेंट वो है, मतलब जिस जोन में आप भेज रहे हो, तो भेजने के बाद में जो उस जोन के पास जिसका एप्लीकेशन सबसे पहले पहुंचेगा वो सबसे सीनियर होगा। फिर उसके उसी के बेसिस पे आपकी सीनियरिटी बनेगी कि इसकी एप्लीकेशन सबसे पहले आई है। अगर आपकी एप्लीकेशन में कुछ मिस्टेक होती है तो आपका एप्लीकेशन बीच में रोक दिया जाएगा, फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो उसको चीज़ को कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि आप पहले ही सब कुछ अलर्ट होकर अच्छे से प्रॉपर तरीके से सब कुछ अपलोड करके ही भेजें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं हो। इसलिए एचआरएमएस आईडी अच्छे से डालिए, आपके सुपरवाइजर से पूछ के एक बार। तो फ्रेंड्स ऑफिसर्स का एचआरएमएस आईडी और वो सब कुछ अच्छे से डालने के बाद आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेनी है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो रिमार्क्स का आता है कि जो भी आपका ये है, आप क्या रिमार्क्स मतलब किस बेसिस का आप ट्रांसफर अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड रिमार्क्स आपको डालना होता है। सपोज कीजिए आप ऑन रिक्वेस्ट जा रहे हो तो इसमें डाल दीजिए ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर फॉर माय पेरेंट्स, मतलब जो भी आपके पेरेंट्स अच्छे नहीं है, उनके हेल्थ का इश्यू है तो उससे रिलेटेड आप रीजन डाल सकते हो। या फिर आपकी वाइफ का तबीयत ठीक नहीं है, बच्चों से रिलेटेड कुछ इश्यू तो उसका डाल सकते हो। या फिर अगर आप स्पाउस ग्राउंड से जा रहे हो तो आप डाल सकते हो कि मेरी वाइफ आउटसाइड मतलब इस डिवीजन के अंदर काम कर रही है इसलिए मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। या फिर आपका बच्चा डिसेबल है तो आप डाल सकते हो कि मेरा बच्चा डिसेबल है और मेरा घर इस डिवीजन के अंदर पड़ता है इसलिए मैं उसको देखने के लिए जाना चाहता हूँ, क्योंकि उसका रेगुलर चेकअप कुछ होता रहता है कुछ कुछ दिनों में। वो सब कुछ रीजन जिस भी बेसिस पे आप जिस भी ट्रांसफर ग्राउंड से वो लगा रहे हो उससे रिलेवेंट आपको रीजन रिमार्क्स में डालना होता है। ये सब कुछ डालने के पश्चात ये सब कुछ डालने के पश्चात यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सबमिट का एक बटन दिख रहा होगा, उस सबमिट को बटन को प्रेस कर देना है। और जैसे आप सबमिट को बटन को प्रेस करते हो तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा कि आपने इस एप्लीकेशन नंबर से इस डिवीजन से और इस डिवीजन को आपने ट्रांसफर लगाए, तो उसको संभाल के रखिए। बाद में आपका स्टेटस चेक करने के लिए उसी वहीं पर आपका स्टेटस शो होता रहेगा कि आपका प्रेजेंट टाइम में आपका किसके पास पेंडिंग है, आपके सुपरवाइजर के पास पेंडिंग है, उसके बाद आपके डीलिंग कलर के पास पेंडिंग है, उसके बाद आपका सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन के पास पेंडिंग है, या फिर डीपीओ के पास पेंडिंग है, डीआरएम के पास पेंडिंग है। रिलेवेंट जिसके पास भी पेंडिंग होगा आपका वो पूरा स्टेटस शो करेगा। इसलिए आपकी एप्लीकेशन आईडी को संभाल के रखिए, उसमें आपका पूरा का पूरा। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेम प्रोसेस ऐसी की ऐसी रहती है, जैसा इंटर रेलवे का आपने लगाया सेम आप इंटर डिविजनल का लगा सकते हो, इंट्रा डिविजनल का लगा सकते हो, दोनों का सेम सा प्रोसेस होता है फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय श्री राम, राम राम जी।